So hello and welcome students to the online classes of communication technology. It's week 13 and I'm here your instructor Mohsen Khan. So today we are actually going to study bandwidth of angle modulated waves. Bandwidth means a range of frequencies. So it means how much range of frequencies have been consumed during frequency modulation and phase modulation. इसका मतलब ये है कि जब हम फेज मॉड्यूलेशन करते हैं या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं तो एक्चुअली कितनी बैंडविड्थ वो कंज्यूम होती है. सो इसमें हम इसको एनालाइज करेंगे. सो इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ कंजम्पशन these are classified into wide band modulation scheme and narrow band modulation schemes. So mathematically exponential modulation is represented as, इस इक्वेशन को हम कई दफ़ा स्टडी कर चुके हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन है एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन स्कीम की. सो इन टाइम डोमेन एक्स इज इक्वल टू ए सी जो कि एम्पलीट्यूड है कैरियर का एंड काज ओमेगा सी टी प्लस साई ऑफ टी. ओमेगा सी टी हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है, रनिंग फेज है, और ये हमारे पास है जिसमें मॉड्यूलेशन हो जाती है. ठीक है, या फेज मॉड्यूलेशन होगी या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगी. सो दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ये उसी सिग्नल की इक्वेशन है जो कि हम अचीव करते हैं आफ्टर मॉड्यूलेशन, तभी इसको कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स इक्वेशन. एंड दिस साई ऑफ टी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन. यहाँ पे या तो एफ एम होगी या हमारे पास पी एम होगी. एफ एम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाइल पी एम स्टैंड्स फॉर फेज मॉड्यूलेशन. So in case of phase modulation, psi of t is equal to kpm of t, and in case of frequency modulation, psi of t is equal to kf, and integration runs from minus infinity to t m of lambda d lambda. phase modulation में हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, ठीक है, कैरियर सिग्नल में. और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसमें एक्चुअली हम क्या लेते हैं, जो मैसेज सिग्नल है उसकी पहले इंटीग्रेशन लेते हैं और तभी इसमें कैरियर सिग्नल में वो ऐड अप हो जाता है. एंड के पी एंड के एफ आर एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स जो कि लिमिट जो कि अ सॉर्ट ऑफ कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं मॉड्यूलेशन के. सो दीज एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन स्कीम्स और नॉन लीनियर modulation schemes, therefore properties of Fourier transform cannot be directly applied for bandwidth analysis. It's actually cannot. ठीक है, इसका मतलब है कि चूँकि हमारे पास जो फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो चूँकि नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, सो इस पे हम डायरेक्टली फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं. So for bandwidth analysis, expressions of exponential modulation in time domain are expanded. सो अब चूँकि हम एनालाइज कर रहे हैं किस चीज़ को, इन्हीं एक्सप्रेशंस को बैंडविड्थ एनालिसिस के लिए. सो इसको हमने एक्चुअली इस इक्वेशंस को हमने अब टाइम डोमेन में क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा. एंड इफ़ वी कंसिडर कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन इन टर्म्स ऑफ फेज एंड फ्रीक्वेंसीज, सो उसी एक्सपेंशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसी इक्वेशन को हम, इसी सिग्नल को हम एक्सपोनेंशियल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि इक्वल है फाई ई ऑफ ई डॉट एम एंड टाइम डोमेन ए सी डॉट ई टू पावर जे ओमेगा सी टी प्लस साई ऑफ टी. एक्चुअली अब हमने क्या किया है कि एक साइनोसाइडल सिग्नल को हमने किस चीज़ में रिप्रेजेंट किया है, एक कम्प्लेक्स साइनोसाइड में रिप्रेजेंट किया है. और हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी भी है और हमारे पास जो मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं उसके लिए साई ऑफ टी भी इंक्लूडेड है. सो इंस्टेड ऑफ रियल सिग्नल वी हैव कंसिडर्ड अ कम्प्लेक्स साइनोसाइडल सिग्नल. ठीक है, इसको एक्चुअली हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन या एनालिसिस जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाए. सो इसमें आप लोग देख सकते हैं चूँकि एक्सपोनेंट ऐड हो रहा है और हमारे पास जो बेस है वो सेम है, सो हम इसको इस तरह भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं.
ए सी डॉट ई जे ओमेगा सी टी डॉट ई जे साई ऑफ टी। हमने क्या किया है कि इस जी को जे को यहाँ पे बी मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे बी मल्टीप्लाई किया है और दोनों को फिर सेपरेट लिख लिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड सेकंड एक्सपोनेंट यूजिंग पावर सीरीज। हम एक्चुअली अब क्या कर रहे हैं कि ये जो सेकंड एक्सपोनेंट है इसको अब हम एक्सपेंड कर लेंगे थ्रू पावर सीरीज एक्सपेंशन। And what's actually power series expansion? Power series expansion is, for example, f of x is a function which is equal to e to the power x exponential फंक्शन है हमारे पास। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि समेशन इन रन्स फ्रॉम 0 to infinity एक्स एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स cube divided by 3 factorial, and the series goes on. So apply this expansion to second term of equation number 3, which is actually this. So we will get ac dot e j omega ct plus 1 plus j omega j psi of t minus psi of t square divided by 2 factorial and carries on and up to nth term jn psi of पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। एक्चुअली हमने क्या किया है कि इसी एक्सपेंशन को जो थर्ड इक्वेशन में ये जो चूँकि हमारे पास ये है इस पे हमने फोरियर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई की है। सो हम ये अचीव कर लेते हैं। नाउ इफ़ वी कंसिडर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अब अगर इसी साई ऑफ टी की जगह हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की इक्वेशन पुट कर लेते हैं तो वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए साई ऑफ टी का जो इक्वेशन है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो इक्वल है के एफ एंड इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एम ऑफ लेमडा डी लेमडा। एंड फॉर आवर ईज वी विल रिप्लेस दिस टर्म, दिस होल टर्म इक्वल टू ए ऑफ t. So psi of t for frequency modulation will be equal to kf and to a of t. Now put this fifth equation into this fourth equation. In place of psi of t put this kf a of t. So we will get ac e to power j omega ct, ये तो अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे psi of t की जगह अब हम क्या पुट कर लेंगे, kf a of t. So you guys can see j kf a of t minus kf square at whole square divided by 2 factorial. अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब नाउ अब क्या करते हैं कि ये जो टर्म है e टू पावर j ओमेगा सी टी, इस पे अब हम अप्लाई करते हैं यूलर्स फार्मूला। एंड एज वी नो यूलर्स फार्मूला इज इक्वल टू e टू पावर j x इज इक्वल टू cos x प्लस j sin ऑफ x, ठीक है। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह बन जाएगी आफ्टर डूइंग सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, इसकी जगह हम ये यूलर्स फार्मूले वाली एक्सप्रेशन पुट कर लेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे एंड डूइंग सम अदर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। सो वी विल गेट फाइनली ac cos omega ct प्लस j ac sin omega ct प्लस ac kf at cos omega ct माइनस ac kf at sin omega ct माइनस kf स्क्वायर f t होल स्क्वायर k cos omega ct डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे हमारे पास आता है 1 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे भी आता है 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल एंड द सीरीज गोज ऑन। सो अब हम इसी इक्वेशन में क्या कर लेते हैं, इसी इक्वेशन से अब हम क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको सेपरेट लिख लेंगे जो कि इक्वल है। ये अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे j इंक्लूडेड है। ये अब हमारे पास रियल पार्ट है, ये जो अंडरलाइन है, ग्रीन अंडरलाइन है, ये हमारे पास रियल पार्ट्स है। सो अब इन रियल पार्ट्स को हमने यहाँ पे सेपरेट लिख ली है, ठीक है। नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ग्राफिकली। सो अगर आप हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है, अब सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ac cos omega ct. So this is actually ac cos omega ct is first term and is pure sinusoid and no missed content, so it will be an impulse at omega c frequency. अब अगर इसी फर्स्ट टर्म को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज कर लें तो चूँकि ये सिर्फ और सिर्फ एक साइनोसाइड है
तो अब हम इसको एक इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई भी मैसेज सिग्नल टर्म नहीं है। सो इसको हम सिंपली एक इम्पल्स की शक्ल में कंसिडर कर सकते हैं इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म को स्टडी करते हैं। सेकंड टर्म को आप लोग देखें कि हमारे पास क्या है, ए ऑफ टी, एंड ए ऑफ टी एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए ऑफ टी हमारे पास मैसेज सिग्नल की इंटीग्रेशन है, ठीक है। सो एक मैसेज सिग्नल वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक साइनोसाइड के साथ, और हमने स्टार्ट में ये स्टडी किया था कि अगर एक मैसेज सिग्नल एक साइनोसाइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वही मैसेज सिग्नल उसी साइनोसाइड की फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाता है, एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी है। सो इन सेकंड टर्म message signal A of t is multiplied by sin omega ct, so message signal will be shifted to frequency omega c, ठीक है। लेकिन चूँकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास A of t है वो एक्चुअली क्या है, मैसेज सिग्नल का इंटीग्रल है। सो अब हम इसी मैसेज सिग्नल की थोड़ी सी वो बैंडविड्थ को एनालाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक मैसेज सिग्नल जिसकी बैंडविड्थ है बी हर्ट्ज, ठीक है। बी हर्ट्ज एक बेस बैंड लिमिटेड सिग्नल है, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटर से क्या हुआ है, पास किया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या अचीव हो गया है, ए ऑफ टी, और ये हमारे पास एक इंटीग्रल है किस चीज़ का, एक मैसेज सिग्नल का। अब अगर इसी सिग्नल का हम क्या ले लेते हैं, क्या फाइंड करते हैं, बैंडविड्थ, तो वो भी बी हर्ट्ज ही होगी। सो इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई बेस बैंड सिग्नल है और उसकी बैंडविड्थ बी हर्ट्ज है और उसका हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, तो उसकी बैंडविड्थ पे कोई भी असर नहीं पड़ता। सो इसी टर्म को, ये जो सेकंड टर्म है, इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंसिडर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो इसी तरह रिप्रेजेंट होगा कि यहाँ पे ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसी सेकंड टर्म की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसकी बैंडविड्थ क्या है, 2 पाई बी रेडियंस है, ठीक है। और यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ है किस चीज़ पे, ओमेगा सी पे। अब ये इम्पल्स किस चीज़ की वजह से है, ये हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है उसकी वजह से आया है, ठीक है। नाउ अगर हम एनालाइज कर लें इसी थर्ड टर्म को, तो इसकी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे वही मैसेज सिग्नल है, उसका अब यहाँ पे क्या लिया गया है, स्क्वायर लिया गया है। तो अब हम एनालाइज करते हैं कि अब अगर हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है और उसका हम क्या लेते हैं, पावर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर लेते हैं, तो उसकी बैंडविड्थ पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये एक सिग्नल है ए ऑफ टी, जो कि एक बेस बैंड सिग्नल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है क्या, बी हर्ट्ज, ठीक है। सो उसको अगर हम एक इस सिस्टम से गुजारे जो कि इसका स्क्वायर लेता है, तो उसकी बैंडविड्थ क्या हो जाती है, वो भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ठीक है, क्यूब ले लेते हैं, तो बैंडविड्थ जो है वो 3 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाती है। तो सो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे n लेते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी n टाइम्स वो इंक्रीज हो जाती है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो थर्ड टर्म है यहाँ पे वो भी शिफ्ट हो गया है ओमेगा सी पे, लेकिन इसकी जो बैंडविड्थ है वो अब कितने टाइम्स है, वो 2 टाइम्स है, ठीक है। तभी आप लोग देख सकते हैं ग्राफिकली कि ये जो फिगर है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, थर्ड टर्म को, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ओमेगा सी प्लस 4 पाई बी हर्ट्ज है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें किस चीज़ को, फोर्थ टर्म को, तो फोर्थ टर्म में क्या है, क्यूब है। सो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, अगर यहाँ पे हम क्यूब लेते हैं तो बैंडविड्थ और भी इंक्रीज हो जाती है। सो इट मीन्स के जो ही हम पावर इंक्रीज कर रहे होते हैं तो साथ में क्या इंक्रीज होगा, उसकी बैंडविड्थ इंक्रीज होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ओमेगा सी प्लस 6 पाई बी है ये एक्चुअली अब किस चीज़ की बैंडविड्थ है, थर्ड टर्म की, ठीक है, सॉरी फोर्थ टर्म की। और फोर्थ टर्म की
वो भी शिफ्ट हो गया है कितने पे, ओमेगा सी पे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे जो मैसेज सिग्नल्स हैं, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइनोसाइड्स के साथ, और उन साइनोसाइड्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा सी एंड ओमेगा सी। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो ही हम जो एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास बैंडविड्थ इंक्रीज होगी और उसी ओमेगा सी पे शिफ्ट होगी, ठीक है। सो यहाँ पे अब अगर हम देखें, अब इस ग्राफ में फिगर में अगर हम देखें तो इम्पल्स की पावर सबसे ज़्यादा है, फिर जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर ज़्यादा है, और फिर जो सेकंड टर्म है उसकी पावर और कम है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसी तरह अगर जो ही हम इसी इक्वेशन में जो पावर इंक्रीज कर रहे होते हैं हर एक टर्म की, तो उसी तरह यहाँ पे जो पावर है वो भी डिक्रीज हो रहा होता है। तो वो एक्चुअली क्यों डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डिक्रीज हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे इसी इक्वेशन में देखें, ठीक है, इसी इक्वेशन में अगर आप लोग यहाँ पे देखें थोड़ा सारा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है। के एफ को हमने क्या कंसिडर करना होगा, बहुत ही स्मॉल कंसिडर करना होगा, तभी हमारे पास जो नैरो बैंड की इक्वेशन है वो हम वो करा सकते हैं, वो आउटपुट पे ले आ सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम के एफ को स्मॉल कंसिडर कर लें और फिर उसी स्मॉल नंबर का स्क्वायर भी ले लें और फिर उसको 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर लें, तो ये टर्म जो है इसकी पावर जो है, उसकी जो पावर है वो बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। के एफ विल बी स्मॉलर देन 1। इसी तरह अगर के एफ 1 से स्मॉल है और उसका हम क्यूब ले लें तो और भी स्मॉल हो जाएगी, और उसको फिर हम अगर 3 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर रहे हैं तो वो और भी डिक्रीज हो जाएगा। तभी हमने इसी फिगर में क्या किया है कि जो फर्स्ट टर्म है, चूँकि वो उसमें मैसेज सिग्नल का कंटेंट ही नहीं है, तो चूँकि एक इम्पल्स है, इसी तरह जो सेकंड टर्म है उसकी पावर इससे भी कम है, फिर जो सेकंड टर्म है उसकी पावर और कम है, थर्ड टर्म की पावर और कम है, पावर डिक्रीज हो रही है और बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो थ्रू दिस इक्वेशन वी हैव एनालाइज्ड दैट देयर विल बी इनफाइनाइट साइड बैंड्स हैविंग सेंटर्ड एट ओमेगा सी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होंगी, बहुत सारे साइड बैंड्स होंगे। ये एक फर्स्ट साइड बैंड है, ये सेकंड साइड बैंड है, ये थर्ड साइड बैंड है, एंड द सीरीज गोज ऑन। सो हमारे पास क्या मिलेंगे, हमारे पास इनफाइनाइट साइड बैंड मिलेंगे जिनकी बैंडविड्थ इंक्रीज होगी, लेकिन हमारे पास पावर जो है वो सिर्फ वो कम होगी, ठीक है। सो from equation and plot we can see that bandwidth of frequency modulation is infinitely large। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होगी, बैंडविड्थ कंज्यूम ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारे पास एनर्जी की कंसंट्रेशन है वो कम ही रेंज में होगी। इसका मतलब है कि पावर ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे वो क्या कंसंट्रेट होगी, ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है वो पावर कंसंट्रेशन वो कम होगी, ठीक है। सो फॉर केस ऑफ पी एम इन अबव ऑल इक्वेशंस रिप्लेस ए ऑफ टी बाई एम ऑफ टी इटसेल्फ। अब अगर हम देखें फेज मॉड्यूलेशन के लिए तो उसकी इक्वेशन भी सेम ही आएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, हमें ए एफ टी की जगह डायरेक्ट एम ऑफ टी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि फेज मॉड्यूलेशन में हम डायरेक्टली मैसेज सिग्नल को क्या करते हैं, एडअप करते हैं। सो बैंडविड्थ ऑफ पी एम इज आल्सो इनफाइनाइट एंड एनर्जी इज कंसंट्रेटेड नियर द फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। सो इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन की जो बैंडविड्थ कंजम्पशन है उन दोनों की इनफाइनाइटली लार्ज होगी। From this definition of angle modulated signal, we can have two distinct possibilities in terms of bandwidth of such signals. And we can categorize angle modulated signals into narrow band exponential signals and wide band exponential signals.
इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने जो एनालिसिस की है उसकी लिहाज से अब हम जो एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन है उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. One is narrow band exponential signals and the other one is wide band exponential signals. So narrow band जो है वो जो फर्स्ट इम्पल्स है और जो सेकंड टर्म है सिर्फ और सिर्फ उनको अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाएगी. ठीक है. और इसके अलावा जो टर्म्स है वो बन जाएंगी क्या, वो हमारे पास वाइड बैंड बन जाएगी. ठीक है. सो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है. सो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाएगा. इसी तरह ये हमारे पास ए एफ टी की जगह हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिख ली है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि के एफ मस्ट बी स्मॉलर देन 1, तभी हम इसको कंसिडर करेंगे. इसी तरह फेज मॉड्यूलेशन में हम क्या कर लेंगे, इसी ए एफ टी को रिप्लेस कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ एम एफ टी की जगह. सो हमारे पास ये बन जाएगी नैरो बैंड फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल. So, as we have considered the first two terms of angle modulated signal after expanding it over power series, we have a limited bandwidth angle modulated signal that is precisely 2 times the bandwidth of message signal. इसका मतलब ये है कि हमने एक्चुअली पावर सीरीज के थ्रू ये इक्वेशन क्या की है, ये इक्वेशन डिराइव की है. और इसमें एक्चुअली क्या इंक्लूडेड है, एक इम्पल्स इंक्लूडेड है और एक हमारे पास एक शिफ्टेड वर्जन है किस चीज़ का, मैसेज सिग्नल का. लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसी शिफ्टेड सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो बेस बैंड सिग्नल की 2 टाइम्स ग्रेटर है. और एक्चुअली हमारे पास ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ इनफाइनाइट थी, लेकिन चूँकि हमने पावर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई की है सो अब हमने उसको क्या किया है, एक लिमिटेड बैंडविड्थ में लेके आ गए हैं जो कि क्या है 2 पाई बी है. और हमारे पास बेस बैंड सिग्नल की जो बैंडविड्थ थी वो कितनी थी, वो बी हर्ट्स थी. ठीक है. सो हमारे पास अब क्या है, अब हमारे पास बैंडविड्थ कितनी हो गई 4 पाई बी रेडियंस. और हम अगर इसको फ्रीक्वेंसी में देख लें तो हमारे पास है 2 बी हर्ट्स और B इज़ द बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल. सो इसका मतलब ये है कि हमने पावर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई की है और हमने क्या किया है, एक इनफाइनाइटली लार्ज बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को क्या किया है, एक लिमिटेड बैंडविड्थ सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया है. फॉर वाइड बैंड वी गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स बैंड्स. ठीक है. ये जो ग्रीन कलर में साइड्स बैंड्स हैं ये एक्चुअली डिनोट कर रहे हैं किस चीज़ को, वाइड बैंड सिग्नल्स को डिनोट कर रहे हैं. ये फर्स्ट साइड बैंड है, ये सेकंड साइड बैंड है, ये थर्ड साइड बैंड है एंड इसी तरह चलते जाए. सो फर्स्ट साइड बैंड जो हमारे पास है वो कितने होगा, उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, एफ सी. उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, एफ सी प्लस बी हर्ट्स. और सेकंड टर्म की कितनी होगी, एफ सी प्लस 2 बी हर्ट्स. और इसी तरह थर्ड टर्म और इसी तरह nth टर्म. From infinite side band, we have considered only first side band as narrow band for kf is less than 1. इसका मतलब ये है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो हमारे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज बैंडविड्थ का सिग्नल होता है, लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बैंडविड्थ को कंसिडर की है एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड नैरो बैंड साइड, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. और उसके लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास जो के एफ का टर्म है वो हमारे पास 1 से लेस हो, ताकि हमारे पास जो और इनफाइनाइटली साइड्स बैंड्स हैं ताकि हम उनको क्या कर सकें, इग्नोर कर सकें. अब अगर इसी तरह हम इसी जो हमारे पास नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और नैरो बैंड फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसकी अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो वो कुछ इसी तरह ही होगा. ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये हमारे पास है फेज मॉड्यूलेशन का, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ डायरेक्ट कंसिडर किया है मैसेज सिग्नल. ठीक है. तो अगर मैसेज सिग्नल का हम क्या ले लेते हैं और साथ में एक ऑसिलेटर कंसिडर कर ले जो कि जनरेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, एक सिग्नल को माइनस AC साइन ओमेगा CT. और ये हमारे पास है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. इन दोनों का अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर लेते हैं सप्रेस्ड कैरियर तो हमारे पास
ये सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। माइनस ए सी के पी एम ऑफ डी साइन ओमेगा सी टी। और इसी जो कैरियर सिग्नल है इसका अगर हम फेज चेंज कर ले तो क्या बन जाएगा, ए सी खास ओमेगा सी टी। और इन दोनों को फिर अगर हम एड अप कर ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यही फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बन जाएगा और ये हमारे पास नैरो बैंड का सेकंड टर्म बन जाएगा। तो हमारे पास एंटेना के थ्रू हम किस चीज़ को वो सेंड कर सकते हैं, एक नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं ट्रांसमीटर के थ्रू रिसीवर साइड पे। और अब ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसकी हमारे पास अब बैंडविड्थ है लिमिटेड है। कितनी बैंडविड्थ है, 2 टाइम्स ऑफ दी मैसेज सिग्नल, यानी कि 2 भी हर्ट्ज हमारे पास अब इसकी बैंडविड्थ हो गई है। सो हमारे पास समरी ये है कि हमने क्या किया है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल और फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या फाइंड आउट कर लिया, बैंडविड्थ फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ दी मैसेज सिग्नल। ओरिजिनली इट वॉज इनफाइनाइटली लार्ज, लेकिन हमने एक कंडीशन सेट की है कि के एफ मस्ट बी लेस देन 1 और साथ में पावर सीरीज एक्सपेंशन भी अप्लाई की है। सो हमारे पास बैंडविड्थ डिक्रीज हो गई 2 टाइम्स ऑफ दी मैसेज सिग्नल। अब अगर हम ब्लॉक डायग्राम को स्टडी कर लें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंटीग्रेटर लगा लेंगे तो हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम बन जाएगी। किस चीज़ के लिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नैरो बैंड सिग्नल के लिए बन जाएगी। सो इट वाज ऑल अबाउट नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल।